सबसे पहले ये पॉलिसी व्हाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड अडॉप्ट एंड वेयर टू स्टार्ट द अडॉप्शन ऑफ नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों अडॉप्ट करे हायर एजुकेशन इस पॉलिसी को और क्यों स्टार्ट करे इस काम को, कहां पर करे, कैसे करे, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द कंपोनेंट इन नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, or what are the desirable approaches, expected outcome and likely impact. There are three main learning objectives for this PPT. Main, higher education इसको क्यों adopt करे, सेकेंड नंबर NISP कहां पर अडॉप्ट की जाए, थर्ड नंबर इसके क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, व्हाट आर द डिजायरेबल अप्रोच या आउटकम क्या निकलेगा, इससे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी बात हम करेंगे। Already Ministry of Higher Education take a lots of initiatives. First number is Smart India Hackathon, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की 2017 में निकाली थी। 2017 में लगातार हम इसके अंदर काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हैकाथॉन के रूप में जारी है। इसमें भी जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए आइडियाज हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। नाउ द सेकेंड वन इज Institutions Innovation Council. Now we all are the part of IIC, which you have taken a lot of sessions. अभी आपने दिसंबर में भी लिए हैं, जनवरी में भी लिए हैं, जिसमें किस तरह से हम सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि वो क्या चीज है, कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमको मोटिवेट करती हैं और हम किस तरह से उसमें काम करें। इसके कई सारे सेशंस अभी लास्ट 2 मंथ से आप लोग अटेंड कर रहे हैं। इनका अपना एक फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशंस में इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आसानी से लोग इसमें जा सकें और बच्चे मोटिवेट हो सकें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। Now, Atal ranking of institutions on innovation achievement. This is the one again very good initiative which is taken by the Ministry of Education. अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या जहां पर अटल रैंकिंग जिन इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई है, यानी अरिया के थ्रू, तो उसमें किस तरह से जो स्टार्टअप्स हैं वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनका कौन कौन से कंपोनेंट उन्होंने उसमें पूरे किए हैं, कहां कहां गैप है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट जो अभी हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आज हम, वो है नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2019 फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी। दिस इज ओनली वन पॉलिसी जो स्टूडेंट के साथ साथ फैकल्टी के लिए भी है, जिसके लिए आज हम बात करेंगे। अब इसकी बात हो रही है, इसके फ्रेमवर्क की बात हो रही है, और आगे हम इसी को और आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल हैकाथॉन की बात कर रहे हैं, यानी ग्लोबली हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप है, हमारे यहाँ के जो बच्चे जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, वो ग्लोबली कॉम्पीट कर पाए, इसके लिए इंटरनेशनल हैकाथॉन की बात हो रही है। नाउ सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड रेज कहां से हुआ, कहां से स्टार्टिंग हुई, ये थोड़ा सा मैं जस्ट एक ब्रीफ बताना चाहूंगी। 1725 में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड 1725 से इट इज रिमेनिंग ओनली द पार्ट ऑफ द डिक्शनरी 1933 तक। ये केवल एक डिक्शनरी में एक वर्ड था एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट ग्लोबल लेवल पर मार्केट को इनिशिएट करने की बात हो रही थी, या उस टाइम पीरियड पे जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात हुई, तब 1934 में जोसेफ शूमफिटर द्वारा एक नई डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की निकाली गई, जिसमें उन्होंने एक वर्ड ऐड किया, इनोवेशन। यानी उन्होंने रिस्क टेकर को रिड्यूस करते हुए उससे पहले की जितनी डेफिनेशंस थी वो इनोवेशन की जगह एंटरप्रेन्योर की बात करते थे। 1934 में जोसेफ शूमपीटर ने इनोवेशन की बात की। Entrepreneurs as innovators who implement entrepreneurial change within a market. Entrepreneurial change, there are 5 main types of entrepreneurial change. One number, introduction of a new good services. कोई नई गुड्स, कोई नई सर्विस, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज न्यू गुड और सर्विसेज के अंदर इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में ही आएगा। इट्स अ एंटरप्रेन्योरियल चेंज।
नाउ द सेकेंड वर्ड, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पुराना कोई प्रोसेस चल रहा है, उसमें आपने कुछ नया चेंज किया जिससे कि आपका टाइम सेव हो रहा है, साथ साथ में कॉस्ट भी इफेक्टिव हो रही है, प्रोसेस काफी एडवांस हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ द थर्ड वन, ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट। अभी जो गुड्स या सर्विसेज एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रही हैं, उसकी जगह कोई ग्लोबल लेवल पर किसी अदर जगह अगर आपने कोई नया मार्केट सर्च किया है तो वो भी एंटरप्रेन्योरियल चेंज के अंदर आएगा। नाउ न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई। न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई, यहां पर जो मेन बात हो रही है वो आपकी प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस करते समय आपने नए नए सप्लाई के सोर्सेज ढूंढे, तो एक्सप्लोर किए और उन जगहों पर उस चीज को सप्लाई किया। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल चेंजेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज री इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। पुराना बिजनेस चला आ रहा है, आपने उसको नए तरीके से दोबारा से स्टैब्लिश किया, मैनेजमेंट प्रोसेस आपने उसके अंदर चेंज किया, वो सारी चीजें हमारी एंटरप्रेन्योरियल चेंजेस आएंगी। यानी कि देयर आर 5 थिंग्स which is necessary for the entrepreneurial changes. First one, introduction of a new goods and services. Second one, new methods of production. Third one, new exploration of new market exploration. Next one, new sources of supply. And the last one, आपने प्रोसेस को पूरी तरह से री इंजीनियर कर दिया। फिर उसके बाद पीटर ऑफ ड्रकर ने 1985 में एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन दी, उसमें उन्होंने ये सारी बातें रखी जो ऊपर मेन 5 टाइप्स मैंने आपको बताए एंटरप्रेन्योरियल चेंजेस के। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि लगातार लास्ट 2 सेशंस में आप ये सब पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। मोटिवेशन, हाँ, अगर हम खुद से सेल्फ मोटिवेट हैं कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, कुछ नया करना है। लास्ट टाइम राजीव सर के सेशन में एक बहुत अच्छी चीज थी कि एंटरप्रेन्योरशिप तब पूरी मानी जाती है जब वो इनोवेशन के साथ जुड़ी होती है। इनोवेशन का मतलब है क्रिएटिविटी प्लस एक्शन। तो जब आप खुद से मोटिवेट होंगे तब आप अपना काम करने का सोच सकते हैं। क्रिएटिव टेंडेंसी, लगातार मतलब जो चल रहा है उससे कुछ डिफरेंट सोचना, वो क्रिएटिव टेंडेंसी है। अगर लगातार आप कुछ नया सोच रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रेदर देन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले जरूरी है अपने ऊपर कंट्रोल करना कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हैं, खुद उस पर हम काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब जब हमारी खुद की विल पावर स्ट्रांग होती है किसी काम को करने के लिए, हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एंटरप्रेन्योर। अब एक टर्म यहां पर यूज किया है, प्रोडक्टिव वर्सेस अनप्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप वो है जिसमें वो 5 टाइप ऑफ इनोवेशन जो मैंने ऊपर आपसे बात की थी एंटरप्रेन्योरियल चेंजेस की, 5 टाइप ऑफ इनोवेशंस की बात की गई। यानी कि नया प्रोडक्ट हो, नई प्रोसेस हो, नया मार्केट आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नई सप्लाईज देखी आपने, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको री इंजीनियरिंग किया उनके वर्किंग प्रोसेस को। ये प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप है विच विल बी डेफिनेटली सपोर्ट टू आवर इकोनॉमी। अनप्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप यानी ये वो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, फेक तौर पर, केवल फेक तौर पर कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप्स ओपन करते हैं, खोलते हैं और उसी को शो करते रहते हैं। तो ये अनप्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप है। ज्यादातर ऐसा होता है, इस वजह से गवर्नमेंट हर बार एक नई पॉलिसी के साथ में होती है। क्यों? क्योंकि पुरानी पॉलिसी में ज्यादातर जो स्टार्टअप हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं। लीगल एक्शंस, अपने कॉम्पिटिटर्स को परेशान करना, इस तरह के काम करते हैं वो, जिससे हमारी इकोनॉमी को किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि हमारे यहाँ जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब आगे कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। हाउ गिवन टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में पूरे रूल्स है और उसका सीधा बेनिफिट जो है वो हमारी इकोनॉमी को मिलता है। तो हमें प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योर के साइड में जाना है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप हैं वो सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं होते। स्मॉल और माइक्रो फर्म्स में ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप ना होकर
ज्यादातर नॉर्मल बिजनेसेस के ऊपर फोकस किया गया है, और जो नॉर्मल बिजनेस है उनकी क्वालिटी काफी लो है, इनफॉर्मल है, तो इस वजह से जो ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसीलिए अब ये नेसेसरी हो गई है, अनलेशिंग द प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इज नेसेसरी। पहले ये सारी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती थी, लेकिन अब ये सोचा गया कि खाली गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी हमें साथ में लेना है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी हमें साथ में लेना है, जिससे कि प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके, उसकी ग्रोथ आगे हो, जिससे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। There are unleashing entrepreneurship. There are following factors which are mentioned here, जिसमें मैं 3 जो ग्रीन कलर के हैं मेन उस पर फोकस करूंगी, जिसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हायर एजुकेशन से की जाती है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से की जाती है। फर्स्ट नंबर, टाइप ऑफ स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज। जितना ज्यादा आपको नई नई स्किल्स की नॉलेज होगी, और आज का टाइम क्योंकि ग्लोबली डिजिटल की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, स्किल की नॉलेज है, यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग फैसिलिटीज। यहाँ सपोर्टिंग फैसिलिटीज से मतलब हायर एजुकेशन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको वो सारी फैसिलिटी दे रहा है, आपकी मेंटरिंग कर रहा है, आपको स्टार्टअप पॉलिसीज के थ्रू, प्री इंक्यूबेशन के सेंटर्स के थ्रू आपको वो सारी फैसिलिटी मिल रही है, जिससे आप अपना स्टार्टअप एक बिजनेस के तौर पर आगे अपने बिजनेस के तौर पे आगे खड़ा कर पाए। थर्ड नंबर, गवर्नमेंट पॉलिसी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट NISP उसी का ही एक नया पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ देयर पॉलिसीज, जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स, बहुत सारी सपोर्टिंग एजेंसी की बात की जा रही है, जो एक एनवायरनमेंट पूरे एजुकेशन सिस्टम में करना चाहती है, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी के ऊपर बात कर रही है। टाइप ऑफ एजुकेशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री is also an important factor for entrepreneurship development. पहले क्या होता था, BE करने के बाद में बच्चा फिर अपना कुछ नया, या कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा जब कुछ अपना नया करने जाता था तो उसको और 4-5 साल सेट होने में लग जाते थे। अब थ्रू दिस पॉलिसी ये कोशिश की जा रही है कि जब बच्चा अपना UG लेवल पर हो तो उसको तभी से एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारी आयामों के बारे में, बहुत सारे स्किल्स के बारे में पता लग पाए। वो जो जिस लाइन में वो जाना चाहता है उसको वो स्किल्स की ट्रेनिंग उसी टाइम पर, जिस टाइम पीरियड पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसी टाइम पर वो ट्रेनिंग उसको दी जा सके। साथ साथ वहीं से अगर इफ दे हैव एनी आइडिया, अगर तो उसके दिमाग में किसी तरह के कोई आइडियाज हैं तो वो उसको अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर इस तरह की जो सपोर्टिंग फैसिलिटीज हैं, जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है हर जगह, इसी तरह से अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहां पर अपनी बात की आइडिया की फिजिबिलिटी तक वो जा सके, जिससे जब वो ग्रेजुएशन कर ले तब उसके तुरंत बाद या उसी दौरान वो अपने नए बिजनेस को या अपने नए इनोवेशन को किसी प्रोटोटाइप के रूप में या साकार रूप में देख पाए। मेन उद्देश्य इस पॉलिसी का यही है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। दिस इज द स्टार्टअप इको फ्रेमवर्क। ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगी, जस्ट वेट। He is a Deepan Sahu, जिन्होंने ये पूरा इकोसिस्टम फ्रेम किया है। Who are the best? These are the generally students, faculties, and the scientists and the staff of that particular institute and the university. So once the base is there, then there is need of the 4 pillars to make a building. So what is the first pillar? So there is a the requirement of creating this entrepreneurship pillar is that our students, our faculties and entrepreneurs or the scientists from these higher academic institutions, they should go to the market and they should identify the real market challenge and problems and have a good interaction and partnership with the private
private industries or the society. Also, they have to link with the society and the village, where they can also solve the problems from the common people. So one side is industry and other side is the society. So institutes should have a good connection and collaboration and interaction with both the sides. And for this, they have to create the building structures for innovation development. Also, they have to create supporting structure for entrepreneurship, exposure and skill development. Also, they have to create facilities for startup services, and also they have to focus on technology commercialization. Once the base is having all these four pillars and have a good connection and collaboration with the society and the industry, then all these things will be supported with the policy guidance on the policy framework at a institute level, also at the government level. It creates or it helps in generating more student startups and student innovations, and when both will combine, it creates that particular higher education institute an innovative or entrepreneurial educational institute, and this leads to growth of that particular institute, also growth of the startups, the student startups, also from the common people. Now you have seen here कि ये एक बिल्डिंग की बात हो रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम फ्रेमवर्क की. Now the base is mainly scientist, faculty and entrepreneurship में जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं वो ये कॉम्बिनेशन जो बेस है वो मेनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर साइंटिस्ट, फैकल्टी और बच्चों के साथ मिलकर वी हैव स्टार्टेड our base, and after that start building up this program. First number, सबसे पहले मार्केट के जो रियल चैलेंजेस हैं, मार्केट के रियल चैलेंजेस यानी कि आपके आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना. यहाँ पर बात मैं हायर एजुकेशन की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों की कॉम्बिनेशन है, हमारे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स की भी एंड साथ साथ फैकल्टी और साइंटिस्ट की भी बात यहाँ पर हो रही है. साथ में जो आपके आसपास लोकल एरिया है या जो आपके आसपास सोसाइटी है उसकी जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन पर्सन की प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से उसको खत्म कर सकते हो, उन चैलेंजेस का पहले पता लगाना. और यहाँ पर आगे अभी जो आपने 4 ब्लू कलर के भी आप पिलर्स अगेन देखेंगे, वो चारों पिलर्स वो फैसिलिटी हैं जो आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देता है. वो चारों फैसिलिटी में फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात होती है, स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम को सपोर्ट करने की बात होती है. फैसिलिटीज, मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया तो उससे रिलेटेड इफ आई वांट टू एनी टाइप ऑफ मेंटरिंग या कोई फैसिलिटी या मुझे किसी लैब की रिक्वायरमेंट है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आपको उसमें हेल्प करेंगे जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो इसके थ्रू ये जो 4 पिलर की बात हो रही है वो आसानी से आप कर पाएंगे. इंडस्ट्री एंड अदर साइड इज द सोसाइटी. सो institutes should have a good connection and collaboration and interaction with both the sides, and for this they have to create the building structures for innovation development. Also they have to create supporting structure for entrepreneurship, exposure and skill development. Also they have to create facilities for startup services, and also they have to focus on technology commercialization. Once the base is having all these 4 pillars and have a good connection and collaboration with the society and the industry, then all these things will be supported with the policy guidance on the policy framework at a institute level, also at the government level. It creates or it helps in generating more student startups and student innovations, and when both will combine, it creates that particular higher education institute an innovative or entrepreneurial educational institute, and this leads to
the startups, the student startups, also growth of the faculties, and when they connected with the other higher education institutions, also other ecosystem players, then they create a vibrant ecosystem at the national level. And what actually we are looking for, that every institute should act as an enabling agent, and they should have this kind of startup ecosystem. This is the ideal startup ecosystem, but may or may not all components can be is applicable for every institute, but this is the kind of ideal ecosystem every institute should aspire for. So there are so many components, there are so many ranking system at the national level, also at the international level, that's already existing. And यहाँ पर बहुत सारी मेजरिंग फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स की बात हो रही है। मेनली मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। अभी आज से 5 साल पहले हम 86 रैंक पर थे या 80s की रैंक में थे ग्लोबल लेवल पर फॉर द स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप वे में। अब एट प्रेजेंट इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी हो गई है, हम अंडर 50s में आ गए हैं, 48 पोजीशन हमको मिली है, और नेक्स्ट अगले 5 या 6 सालों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम टॉप 20 कंट्रीज में आ जाएंगे विद द सपोर्ट दीज टाइप ऑफ पॉलिसीज एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सबके सपोर्ट के साथ डेफिनेटली हमारा कंट्री भी नेक्स्ट 20 कंट्रीज में जल्दी से जल्दी आ पाएगा। Our country, our institutes are already participating in these programs, but still there are miles to go, because in global innovation index, India made a very presidential growth, starting from 86th position on 5 years back, and now we are in the top 50, or we are in the 40th position in global innovation index ranking. But we should aim for how to move to the top 20 or top 30 in the next 3 to 4 years. And definitely we will be able to achieve this goal, because at the existing stage, our higher education institutes still they have not realized the potential, still they have not put their effort in a very focused manner. And only 1% of total institutions they are focusing on this, and still there is a huge scope and opportunity for higher education institutions, our students, our faculties to give their contribution. Once this 1% activeness of our education institute will increase to 10% or 15% in the next 3 to 4 years, then definitely we can see that India definitely cross Israel and will be treated at a par with the United States, America's value, especially in the startup ranking. And also in the global innovation index, we will definitely make a big jump from 48th position today in this year to at least the top 20 in next 3 to 4 years. Similarly, other ranking systems exist at the international level, that is called global entrepreneurship monitoring. We all are familiar with GEM, and also there is a global entrepreneurship index. So these are some standard index or ranking systems. Generally, our country, we always try to benchmark ourselves with the other countries, and we have our national level ranking system. It is called auto ranking of institutions on innovation achievement. Here also we are now and also we have emerged with a very standardized version of ranking the institutions based on their innovation efforts. So before I get into the NISP, let's understand this slide, then we will get into the in this slide mainly market failure, government intervention and public policy की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, उसके क्या रीजंस हैं, उसके लिए एक छोटा सा ये फ्रेमवर्क है जिसको मैं जस्ट इन सिंपल लैंग्वेज में आपको इस तरह से बताना चाहूंगी कि बात हो रही है जनरल पब्लिक, कोई भी बायर और सेलर दोनों होते हैं, कहां पर मिलते हैं, वो एक मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस एक ऐसी एग्जिस्टिंग चीज है जहां पर कौन सा बायर रह पाएगा, वो कौन सा सेलर एग्जिस्ट कर पाएगा, कौन सा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर पाएगा, इसके ऊपर बात होती है। यानी मार्केट इज द इनविजिबल पोजीशन फैक्टर जो कहीं ना कहीं एक सेलर के होने और उसके प्रोडक्ट के होने या ना होने पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अभी तक जितने भी स्टार्टअप है वो मार्केट में आकर
बिकॉज ऑफ सम दिस टाइप ऑफ पब्लिक गुड्स नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट हो या इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी जा पा रही हो, तो वो टिक नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। उन सब चीजों को खत्म करने के लिए, उन सब चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसका एक पार्ट ये पॉलिसी भी है, जिसमें मार्केट फेलियर्स को कम करने के लिए और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज, कुछ चीजें क्रिएट की हैं, कुछ पॉलिसीज में गाइडलाइंस क्रिएट की हैं, जिससे डे बाय डे मार्केट फेलियर जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं वो कम हो रहे हैं, और गवर्नमेंट आगे धीरे धीरे स्टार्टअप्स को ग्रोथ देने की कोशिश कर रही है। उसी में ये नया चेंज जो है वो हमारी NISP यानी नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आई है। The NISP framework. So generally when government bring policy, this is a common question I think everybody has in their mind. So generally when government come up with a policy, so generally it is a market phenomenon that in market there are buyers and there are the sellers. So that means buyers have the sellers have something to offer and buyers purchase or adopt that, and in return of that they give the returns and the monetary form or other benefits they channelize to the sellers. So buyer and seller they interact in a marketplace, and market has the invisible force which decide which buyer and which seller will exist and which product will thrive in the market. So when that means market has a complete complex system, automated system, which decide which innovation of which product or which service will survive in the market and who is going to offer what. Everything is get decided by the market itself without human intervention. That is called the market with invisible factors. But when certain things is desirable for the economy, but it's getting rejected by the market, then government decides to intervene with certain support system, with certain guiding framework, so that that desirable component will be get adopted and slowly market will start accepting that. And this rejection of market in the beginning of certain desired thing is called the market failure. And to correct that market failure, intervention of the government in terms of the policy document or the guiding document or with some subsidy or financial form, a support system is called the policy intervention, or which is called the policy document. But then even also this kind of efforts by the government, then government failed to achieve that, then we call it as government failure. So there are three things I have mentioned. One is the key elements. That is called, one is called the general public citizen. Those are the, we can call it as a buyer. And goods and service, it is called kind of a industry, startups, or kind of a companies. Those are offering goods and service. And government, who is going to have the controls, which is going to have the system, who is going to monitor all the market system and intervene whenever it is required. So you can see that in this three triangle, there is a cross lines. So the red cross is the point of government failure, whereas the green points or green cross is kind of market failure. When market fail, that means when the green components get disconnected, then it is called the market failure. Just like the example of the innovation ecosystem. So I just now it is changed for the policy way. सबसे पहले जो जनरल पब्लिक थी उसको दे हैव चेंज्ड एज अ स्टूडेंट कि वो स्टूडेंट है हमारे. नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है उसकी प्रॉक्सी कर दिया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम वो सपोर्टिंग सिस्टम बनाएं जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके दिमाग में अगर कोई नया आइडिया है और वो उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप में, तो वो उनको सपोर्ट करें. इस तरह से इस ट्रायंगल को फ्रेम किया गया है. अगेन यहाँ पर बात आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको अपना NISP के साथ में कनेक्ट करने की, जिससे कि जो नए इनोवेटर्स यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे
नए इनोवेशन के साथ में आए, नए स्टार्टअप्स मार्केट में आए, और थ्रू दिस पॉलिसी बच्चे अपने मेंटर्स के साथ में, बच्चे अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ में इस स्टार्टअप को अपने आगे ले जाएं, और धीरे धीरे जो मार्केट के फेलियर्स से जो एक डर बन जाता है उनके अंदर, उसको खत्म किया जा सके और इनोवेशन और स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा सके। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? To prepare innovation and startup policy document for your institute. Also, you can use this kind of things for other purposes also. But let's understand the problem tree for preparing the innovation and startup policy at the institute level. So there are two types of challenges. One is called development challenge, another is called delivery challenge. So let's understand what is the development challenge. So hope you are aware about the sustainable development goal SDGs, and there are 17 SDGs, and unemployment, that employment generation, the livelihood is one, and development challenge says that there is a, because this development challenge is the challenge for a country to resolve, that is country to address. So the development challenge for our country, especially for Indian context, is that there is a high unemployment rate among the graduates. Though we are producing more than 2.5 crores of students studying in more than 51,000 higher education institutions, but our students are not industry oriented. They are not getting right kind of job, and most of them are unemployed. So this is the high unemployment rate among the graduates, one of the worry factor, one of the issues, one of the development challenge for our country to resolve. And the second one is called, most of the students, they complete their study and they join the job for the sake of getting a job, but they take long time to realize that they want to become an entrepreneur or they want to start a business of their own. So there is prolonged cognitive phase. Pooja, my PPT is visible. And there is weak support system. So these three are the effects, and intermediate effect and further is the prolonged effect leads to the form of the development challenge. And when this core problem comes, then this actually the core problems comes from the different sub problems. The sub problem, one sub problem that I hope you all will agree that there is a low level existence of critical mass of motivated students and faculties with entrepreneurial orientation, the skill set, especially in our higher education institutions. So this is the one of the sub problem which contributes to the core problem. So I am going to list out 3 to 4 sub problems, but please don't take it granted that these are the only 4 problems. There are other problems also do exist. And the second sub problem is called absence of support facilities and the resource at the institute level, especially for promoting and supporting early stage innovators and entrepreneurs. That means our higher education institutions are mostly focusing on the study, but less emphasis and less focus on less facilities available for the innovators and entrepreneurs. The third sub problems for which contributes, this is the beginning of any policy preparation. Now in this slide जो बात की जा रही है कि प्रॉब्लम ट्री कि एक पॉलिसी किस तरह से डेवलप की जाती है, किस तरह से उसका नीड का एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहली चीज, इट इज कनेक्टेड डेवलपमेंट चैलेंजेस कि डेवलपमेंट चैलेंजेस हम क्या फेस कर रहे हैं। हमारे जो एसडीजी गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जा रही है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में किस तरह से हायर एजुकेशन, जो अभी तक जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जो निकलने वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट्स होने वाले बच्चे हैं, वो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो डे बाय डे बढ़ रहा है, वो कहीं भी एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम उनके दिमाग में ये आता है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस डालना है, तो उसमें भी 4-5 साल निकल जाते हैं।
मासेस तक बात नहीं जा पाती है। जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें केवल स्टडिंग की बात हो रही है, कुछ मतलब जॉब के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर बच्चों को मेन इनोवेशन या स्टार्टअप की तरफ नहीं ले जाया जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए कि एक्सपर्ट कैपेसिटी नहीं है इंस्टीट्यूशंस में, रिसोर्सेज नहीं है, कहीं ना कहीं जिन इंस्टीट्यूशंस में रिसोर्सेज हैं वहां पर नेटवर्किंग नहीं है, यानी एक दूसरे में इंटरडिसिप्लिनरी बात नहीं हो रही है, इंटर डिपार्टमेंटल बात नहीं हो रही है, तो नए इनोवेशंस या नए स्टार्टअप्स नहीं आ पा रहे हैं। अवेयरनेस की कमी है, बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं स्टडी की वजह से वो कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं, और इसी वजह से जो फैकल्टीज भी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहती हैं उनके साथ में भी उनको जैसे इंसेंटिव्स हैं या अदर तरह की फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो बच्चों की और उन फैकल्टीज की बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम ट्री पहले बना, जिसके बाद में इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने की बात कही गई। तो यहाँ पर इफेक्ट, कोर प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो कॉजेस की बात हो रही है वो स्पेशली यही है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाए जहां पर उसी हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे, फैकल्टी मेंबर्स और सारी फैसिलिटीज हो, और इंटरडिसिप्लिनरी बच्चा कनेक्ट हो पाए एक दूसरे के साथ में विद फैकल्टी मेंबर्स, विद मेंटर्स, विद द इंडस्ट्री और सोसाइटी का ऐसा लिंकेजेस हो जिससे फ्यूचर में नए इनोवेशंस और नए स्टार्टअप्स के ओर फोकस किया जा सके। ये प्रॉब्लम ट्री को ध्यान में रखते हुए आगे फिर ऑब्जेक्टिव ट्री क्रिएट किया गया इसी के ऊपर कि किस तरह से हम उसको फुलफिल करेंगे। Problem tree in place. Maybe when you are going to prepare the problem tree for your institute, the innovation startup ecosystem at the institute level, maybe you have to correct, you have to customize these points, and through the brainstorm sessions, you have to come up with, even you can add more blocks and more diagrams to this problem tree. So now, when you have the problem tree, like when you have something, it is generally saying that when you got some disease, when you go to the doctor, and when doctor diagnose, when you reach the doctor and when doctor start interacting with you, that means you are 50% cure, and the remaining 50% cure you will get by taking the medicines. Similarly, once you have the problem tree in your hand, you are 50% done. So now our next duty or next responsibility is how to develop a solution tree. So once we have the problem tree, next is a solution tree you have to prepare, and also we can call it as objective tree. Also we call it a policy logic, because policy logic is the framework of the policy. So once we define the policy logic in a very elaborate way with all kind of clauses and norms, then it takes in the form of the policy document. So now it is just see that how I will convert this problem tree to a policy tree or an objective tree or a solution tree. It is very, very simple. See, I have started from the development challenge, and I have started approaching from the bottom, and I moved towards the top, right? So bottom to off. Now, what I will do, I will just reverse it. First, I will set what I mentioned development challenge in my problem tree. Here, I will put that as a vision or national a vision of the goal of the policy, that my objective is, the policy objective is, or policy goal is to increase the employment rate through self-employment. So now the development challenge, now position as a vision document or the vision statement as an increase in the employment rate. So I will just reverse the whole structure into when preparing this objective tree. So in very short, because I will not take much time, so what we do, now we are moving from top to bottom. First, now in this objective tree you have seen कि they have started, जब प्रॉब्लम हमने बात की थी तो हम बॉटम से अब की टॉप की तरफ आए थे। ऑब्जेक्टिव ट्री में अब हमने ये सोचा कि अब हम इसको किस तरह से फिनिश करेंगे। तो नाउ फर्स्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी के थ्रू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट रेट थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कैसे हम
अपने स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को और ज़्यादा हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बात यहाँ कही गई है, बट हायर एजुकेशन में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, किस तरह से उसको और ज़्यादा डायनेमिक और वाइब्रेंट बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए ना। फर्स्ट 4 जो वर्क है उसमें फर्स्ट नंबर मोटिवेट करना है हमें स्टूडेंट्स को, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, कैंप्स के थ्रू, कहीं ना कहीं लेक्चर्स, सेमिनार्स जो लगातार आप 2 महीने से सारे बच्चे कर रहे हैं, और मैंने देखा ई-सेल RNTU 2020 में बहुत सारे बच्चे उसका पार्ट बने, कई सारे एज ई लीडर्स के रूप में उभरे भी। तो मेन यही है कि कैसे हम बच्चों को मोटिवेट करें, तो थ्रू द वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड लेक्चर्स उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि किस तरह से कोई नया आइडिया एग्जीक्यूट किया जा सकता है या मार्केट में वो फीजिबल है या नहीं है। उसके लिए डेवलप करें हम क्रिटिकल मास कम्युनिकेशन बिटवीन दी स्टूडेंट्स, जिससे कि प्रॉपर वे में स्टूडेंट और फैकल्टी मिलकर कहीं ना कहीं नए इकोसिस्टम को डेवलप करें, नए इनोवेशन और स्टार्टअप को डेवलप करें। यहाँ पर फिर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो सबसे टॉप लेवल पर है, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस NISP पॉलिसी कि हमको सबसे ज्यादा अपना एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज करना है थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके लिए इकोसिस्टम की बात की जा रही है जो इनोवेशन और स्टार्टअप के थ्रू है। Vision document or vision statement, then we have to create that what is the long-term objective. My long-term objective is that making our institutions having a vibrant and dynamic startup ecosystem, a startup innovation startup ecosystem in the institute. So this is the long-term objective. To achieve this long-term objective, what is the outcomes or the specific objectives to achieve? The first thing is that what we have mentioned in sub-problem, now we are converting it into a solution form. So developing a critical mass of motivated students and faculties, then building an innovation and early stage enterprises through support and facility creation. Then the third one is called in-house mentorship capacity enhancement, and the fourth one is having a very strong inter and intra-institutional linkages at the regional level, at the national level. So this is called the outcomes of the specific objectives. Then what I have to do, then I have to convert the causes. The causes in the problem tree, here it is output of the deliverables. So we have to set the target that how to create awareness and education, how to create, deliver the education on innovation and entrepreneurship. Similarly, for the second objective, second outcome, we can achieve by creating dedicated facilities, access to the resources, library, and also different resources, innovation centers. And the third one, for the third outcome, we have to train more and more in-house professionals, faculties, staff, and student innovators. And also we have to create a mentor and mentee group. And also we have to promote and emphasize on the research on innovation and entrepreneurship at the institute level. And similar like this, we can develop the solution for different outcomes and the innovation policy preparation at the institute level. Next 30 minutes I will take on NISP, the National Innovation and Startup Policy, components and the provisions. As already it is mentioned that this policy started in 11 September 2019, and this policy is intended to guide our higher education institutions to promote student and faculty-driven innovations and startups. Also, we want that every institute should act as an enabling agent, and they should give enough opportunity and the avenues for the students to engage in problem solving and entrepreneurship mindset orientation, and also generating more innovation startups from this academics. This NISP has 6 thrust areas, and just in one slide, let me explain you, then I will go in depth one by one. So there are 6 thrust areas, and the first thrust area is on higher education institutions strategies and governance level intervention to promote innovation and entrepreneurship, which has 2 components. One is called creating innovation pipeline and pathways for entrepreneurs, and second one is called building organizational capacity, human resources, and incentives. See,
this policy prescribe interventions at the strategy and the governance level. Why? Because every institute generally lead by the top leaders, like those at a very leadership position. If leaders of that particular institute will not have that understanding on innovation and its approaches and why it is required and what is the role of innovation and entrepreneurship and how it will be promoted, then it is this policy or innovation and entrepreneurship will be never achieved at the institute level. So first, understanding and orientation of our top leaders at the institute level is very, very important. Once they will understand the innovation and entrepreneurship approach and their importance to be integrated, then integration of all these things as part of the governance and strategy is also required. And then only it will percolate down to the student level, also at the faculty level, and their participation will enhance or will increase. So this policy prescribe interventions at the strategic and the governance level. Second thing is that, as I said, that there is two components. One component is that this policy also prescribes that under this, how institute will come up with new set of action plans, activities, programs, and measures to create more innovations or to create more innovations, more entrepreneurship activities, programs, or establishment of startups for the students and faculties. And the second component of this first area is that no doubt you can create the programs, you can create the facilities, you can have this kind of things, but so far there are no competitive competency among the people those are going to manage these facilities or this system or implement these facilities, then it also result will not achieve. That's why building the organizational capacity of the people those are going to manage, going to implement, and the incentive structure at the institute level also is very, very important. Then only the strategy and the governance level inclusion of this innovation will reflect at that ground. Now comes to the second component, that is called second thrust area under this NIST 2019 is norms for faculty and the student-driven innovation startups. So as I said that every institute has a strong base of the students and faculties and also the staff, and everybody has the potential to turn to or convert into an innovator, also an entrepreneur. So this under this component, the provision has been made that what kind of incentives, what kind of mechanisms, what kind of support structures that can be are part of institute norms, so that more and more such students will practice and engage in the process of innovation and entrepreneurship. Here I am going to explain in detail in my slides, but here only these are the major categorization of this thrust area. Also, we have clear mention of norms for faculty startups, because we don't want to see that any because of the startup engagement, any faculty will come and they will compromise the quality of education. They will compromise with the major responsibility given to them as a teacher or as a mentor. So without compromising the quality of the teaching, how faculty will engage in startup also will lay down the norms for this. And comes to the third thrust area, where incubation and pre-incubation support systems should be established in our higher education institutions. There will be phase-wise establishment, but institutes should thrive and institutes should focus for setting up these incubation and pre-incubation facilities. And the fourth one, that is called IP ownership right. So far, this IP ownership in higher education institution has been included as a gray area, but in this NIST we attempted to define and also try to address all these points. Ownership mechanism and leadership mechanism under this thrust area or under this section. And the fifth one is very, very important, because every institute has the competency to deliver the learnings or the teaching sessions. So every institute should focus on how to conduct
Now, you can see in this slide the thrust area of NISP में they have covered a lot many things. इन छोटी छोटी चीजों को इन्होंने ध्यान में रखा है. फर्स्ट नंबर पे जैसे हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो हायर एजुकेशन जो स्ट्रेटेजीज या गवर्नेंस पॉलिसीज जो भी बनाई जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए, उसके पूरे बकायदा गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं फॉर फैकल्टी और स्टूडेंट्स बोथ, जो इनोवेशन या स्टार्टअप के अंदर लगे हुए हैं. उनको इंसेंटिव देने की बात की जा रही है फैकल्टी और स्टूडेंट्स को फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. सेपरेट नॉर्म्स फॉर फैकल्टी स्टार्टअप. अगर कोई फैकल्टी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट करे, इंसेंटिव प्रोवाइड करे. साथ में स्टूडेंट्स को उनके साथ में कनेक्ट करने की बात हो रही है. तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा, जिससे इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन में सपोर्ट बनेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिससे आईपी ओनरशिप उनके राइट्स में आएगी. और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो टीचिंग लर्निंग पैडागोजी पर पड़ेगा. एक तरह से जो टीचिंग लर्निंग पैडागोजी है वो पूरी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है इसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जिससे कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में जानकारी ले पाए और वो स्टार्टअप में किस तरह के इनोवेशंस और नए हो सकते हैं, कैसे उनको फैकल्टी या वहां के हायर एजुकेशन सपोर्ट कर सकते हैं. ये मेन थर्स्ट एरिया NISP के रखे गए हैं इसमें. Now these are the highlighted features. So this is one of the provisions we have made under this NISP, so that majority of the institutions will able to channelize the resources and effectively they will manage and deploy and also utilize for the better impact creation. And the second important things or highlight feature of this NISP policy is that we have introduced a academic or a provision that academic break or a semester break or a year break for the students and also the faculties to work on their innovations, and if they want they can give full time towards for this innovation, and also for students they can earn the credits, and for faculties they can come back and they can join the job. So this is the provisions we have prescribed under this NISP. And third important point is called every institute should focus on establishing the pre-incubation facilities at least, and definitely they should try and they should aim for establish the incubation facility, and the incubation facility should have the facility or should have the services, and for which institute either may charge equity, or they may go for the fee-based, or also they can go for the zero payment mode, or also mix of all these equity, fee-based and zero payment mode to offer the services, incubation services to the incubating companies. And the fourth one is we set a limit for equity setting or revenue setting, equity setting, ownership setting mechanism between the incubating company and the incubation unit of the institute. So earlier, what we observed that many institutes or many incubation units, they used to get a grant from the government, but they charge startups or the incubating companies at an early stage of more than 50%, and which is actually not good. Which is not good because you are trying to take 50% ownership on that particular incubating company, and it is in the which is just started, and you are channelizing the money of the government money to them, and you are charging 50%. So as per the norm, after the interaction with the various policies stakeholders, also with different regulatory bodies, finally the committee came to a point that the equity on a startup or incubation when they approach any incubation unit or higher education institute cannot take more than 9.5% of the total equity. So this is the upper cap fixed for every incubation unit to claim if they want to do so. But there is other mode of service offering kind of a like on rental basis or fee based or zero, that is okay. But if at any time incubation unit wants to have ownership on that startup, it should not cross more than 9.5%.
And this, it can vary between 2% to 9.5% also, based on the type of services we offer. And the second component, what we described, the mechanism of IPR ownership. So earlier, what we used to happen, is to get funding support from the government or the different sources, and secondly, as a co-principal investigator, they engage the students to generate the to implement that project, and through that process, intellectual property generated. But what happened? They generally file in the name of the co-principal investigator rather than putting institute as a owner. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. It's almost मतलब 1 p.m. and you have very well explained this. I just want to last with that. तो मैम आप अगर कुछ मतलब फाइनल कंक्लूडिंग नोट्स अगर देना चाह रहे हैं तो वो अगर आप दे रहे हैं, और मेरे पास भी कुछ बच्चों के साथ में एक छोटा सा एक एनिमेटेड स्लाइड है मतलब शेयर करने के लिए, तो इफ़ यू अलाउड तो मतलब ये जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो समझाया उसको हम एक छोटे से उसमें क्या कहते हैं कि मतलब 6 लेंसेस ऑफ इनोवेशन जो हो सकते हैं, जिसमें हम सभी को एज ए टीचर और स्टूडेंट सभी को मिलकर इस इकोसिस्टम को डेवलप करना है। और जो हम अब करने वाले हैं, चाहे हमारी IIC हो, चाहे हमारा इंक्यूबेशन सेंटर हो, और जो हमारे इनोवेशन नेटवर्क है विद इन इंस्टीट्यूट और आउटसाइड इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए जो हम लोगों को करना है, तो उसके लिए हम आगे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा मतलब एक स्लाइड अगर आप अलाउ करें तो मैं मतलब शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल अनुराग सर, बस लास्ट में अपनी बात यही कहूंगी। अभी लास्ट में जो मैंने आपको हाईलाइट बताए ऑफ द फीचर्स, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अनुराग सर इस बात को आगे ले जाना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से इनोवेशन पर फोकस करें और आगे किस तरह से आप अपने मेंटोर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ में जुड़कर अपने इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि वी आर ओनली वन इन MP जिसके पास नीति आयोग से सपोर्टेड अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, तो आप ये सारी फैसिलिटीज, सारी वर्कशॉप्स जो यहाँ अवेलेबल हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हुए किस तरह से आप आगे जा सकते हैं और किस तरह से हर एजुकेशन अपना सिस्टम, मतलब जितने भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, किस तरह से अपने बजट का कुछ फंडिंग इस चीज के लिए कर रहे हैं, और ये आपके टीचिंग के साथ साथ जो आपके टीचर्स हैं वो भी आपको किस तरह से सपोर्ट करेंगे। आगे अपन इसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे। आई होप सो कि आप सबको डेप्थ में ये बात क्लियर हुई होगी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अब इनोवेशन और स्टार्टअप की तरफ जाएंगे। इसी के साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ अनुराग सर को। प्लीज सर आप। थैंक यू मैम। आई विल लाइक टू कंक्लूड दिस विद दिस 6 स्मॉल पॉइंट्स। बहुत ही छोटा सा है कि इफ़ वी वांट टू एक्सीड इन आवर इनोवेशंस और स्टार्टअप, या हम जो भी उद्यमिता की तरफ से अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं अभी हमारे आने वाले समय में, तो अब क्या है कि एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है उसमें पहले स्टूडेंट अलग चलता था, फैकल्टी अलग, ट्रेनर्स, टीचर्स, और ये सब पूरा सेग्रीगेटेड था, डिफरेंशिएटेड सिस्टम था। अब वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की ओर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या NISP जो है उस पर ज़्यादा जोर देता है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि वी हैव टू बी वेरी फास्टर, मतलब अगर कभी भी कोई भी चेंज आता है, जैसे पेंडेमिक हम लोगों ने देखा, तो उसमें सभी लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है शिफ्ट किया। तो वी हैव टू बी फास्टर टू अडॉप्ट थिंग, वी हैव टू बी बेटर, जो भी बेटर ऑप्शन होगा उसी को चूज़ किया जाएगा। वी हैव टू बी चीपर, जैसे आज हम जूम यूज़ कर रहे हैं, तो जूम एक प्लेटफॉर्म है, मे बी मतलब बहुत सारा इसके लिए बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, बट इट चीपर है, या फ्री प्लेटफॉर्म भी था, 100 यूज़र तक के फ्री यूज़ कर सकते थे, तो ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो पाया। फिर यू हैव टू बी सिंपलर, सिंपल अगर प्लेटफॉर्म होगा तो मतलब जूम का ही एग्जांपल ले लें। फिर यू हैव टू बी ग्रीनर, मतलब आप अगर जितना इको फ्रेंडली अगर सिस्टम करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। और फिर लास्ट जो हम बात करते हैं कि वी हैव टू बी स्मार्टर, तो जो हमें ये जो एक ओवरऑल इकोसिस्टम हमारे यहाँ पे और हमारे सिस्टम में जो डेवलप करना है, तो उसमें हमें इन 6 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वी हैव टू बी फास्टर, बेटर, चीपर, सिंपलर, ग्रीनर एंड स्मार्टर।
And with this note, if Deepti ma'am and other will permit, we will like to conclude our session. Thank you, Deepti ma'am, for giving this NISP with simpler insights and all those things to enlighten us. And we will be with you and here to make this ecosystem better in our university, and also support ecosystem of outside university innovations things. Thank you very much, and thank you everyone for connecting with us. क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर किसी के पास कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं. आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन तो थैंक यू आया है कुछ बच्चों का, तो सो लेट्स वी विल एंड अप विद दिस सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद अस. थैंक यू all of you for patientfully listening 1 hour. Thank you so much. Thanks.